नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस सहित कुल 6 उम्मीदवार लड़ रहे चुनाव, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी की आशा नोटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत के बीच कड़ी टक्कर। क्षेत्र में वोटरों की संख्या 90,875, जिसमें 44,765 पुरुष मतदाता जबकि 45,775 महिलाएं। क्षेत्र में कुल 173 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं जहां पर मतदान जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी है, जिसके लिए लोग घरों से निकलकर मत का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में बूथ पर भी पहुंचे हुए हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अपने मत का प्रयोग करने के बाद भी लोगों को समझाई जा रही है और ऐसे में घरों से निकलकर लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे हुए हैं। केदारनाथ में 173 बूथ इस दौरान बनाए गए हैं और बीजेपी कांग्रेस सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं जो कि अपने भाग्य का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से आशा नोटियाल और कांग्रेस से मनोज रावत के बीच कड़ी टक्कर भी देखी जा रही है। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। तो आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें 90,875 मतदाता अपने मत का प्रयोग भी करेंगे। केदारनाथ में लगातार बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया था और ऐसे में युवाओं को आकर्षित करने के लिए साथ ही कई ऐसे मुद्दे भी हावी हैं जो कि इलेक्शन की रूपरेखा बदलते हुए भी नजर आएंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं हाल फिलहाल में और कितनी बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है और सुबह 8 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं और अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 10% से अधिक का जो है मतदान वो 10 बजे के बाद से जो है वो हो चुका है और अभी तक की जिस तरीके से लगातार जो है लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से भी और पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी जनता से मतदान करने की अपील की जा रही है। और इस बार इस चुनाव में जो है केदारनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच में मुख्यतः जो है टक्कर देखने को मिल रही है और ऐसे में ये देखने वाली बात भी होगी कि आखिर केदार घाटी की जनता किसके सर पर ताज सजाती है और कई मुद्दे क्योंकि दोनों ही दल लेकर इस चुनाव में गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कई मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो सड़कों के डामरीकरण का मुद्दा हो या सोना चोरी का मामला हो या फिर दिल्ली के बुराड़ी में जो मंदिर बन रहा था, हालांकि अब नहीं बन रहा है, उसका मामला हो। तो ये तमाम मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में गई है और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पूर्व में की गई थी जिसको और उसके लिए बजट भी पारित किया गया था, उनको लेकर जनता के बीच में गई। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात भी होगी कि आखिर केदार घाटी की जनता किसके सर पर ताज सजाती है और 6 प्रत्याशियों के किस्मत आज जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी और 23 नवंबर को जब मतगणना होगी तब तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आएंगी कि आखिर केदार घाटी की जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। अरुण, लोग कितना मतदान करते हुए भी नजर आ रहे हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक भी किया गया था कि वो बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करें? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे जो है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हैं तो सुबह के समय में काफी ज्यादा ठंड भी होती है, तो उसका भी कारण हो सकता है कि सुबह मतदान की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी रही हो, थोड़ा कम मतदान हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे जो है दिन होगा या धूप निकलेगी तब तब हो सकता है कि मतदान और अधिक बढ़े और शाम 5 बजे तक जो है मतदान होना है, तो उसके बाद ही पूरा कंक्लूजन निकलकर सामने आएगा कि आखिर
पिछले चुनाव के मुकाबले 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके मुकाबले इस चुनाव में केदारनाथ में कितना मतदान हुआ है और कितने बढ़ा है या फिर घटा है, तमाम चीजें 5 बजे के बाद ही जो है शाम को वो क्लियर होंगी। अरुण, प्रत्याशी किस तरह से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे को? जी विशाल, देखिए आज मतदान हो रहा है और सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जिसने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे सभी की तरफ से पूरा प्रचार प्रसार किया गया है। सभी ने पूरी अपनी ताकत जो है प्रचार में झोंकी है, लेकिन अब जनता के मूड पर निर्भर करता है और ये तमाम चीज जो है 23 नवंबर को पता चलेगी कि आखिर किस प्रत्याशी ने किसको कितनी टक्कर दी है और किसने कितनी मेहनत की है और कितना जो है किसे समर्थन जनता का मिला है। तमाम चीजें जो है 23 नवंबर को स्पष्ट होंगी जब मतगणना जो है वो। अरुण, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं? जी विशाल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं और ऐसे में जो है तमाम तैयारियां चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की हो, सीसीटीवी कैमराज हो या अन्य जो पुलिस बल की तैनाती हो, तमाम व्यवस्थाएं इस तरीके की गई है और निर्वाचन आयोग का दावा है कि पूरी तैयारियां हैं, पूरे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के दृष्टिकोण से जो है वो है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केदारनाथ विधानसभा के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है। वहीं उम्मीदवार आशा नोटियाल ने अपने मतदान का इस्तेमाल करने से पहले मतदाताओं से वोट देने की भी अपील की है। इससे पहले और आशा नोटियाल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में भी पहुंची थी, जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इस दौरान आशा नोटियाल ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी। मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में प्रचार प्रसार के बाद वापस देहरादून पहुंचे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में चुनाव प्रचार भी किया है और इस दौरान कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। उनका कहना है कि वो पिछले कई दिनों से केदारनाथ में प्रचार प्रसार कर रहे थे और माहौल बीजेपी के इस दौरान खिलाफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, यह हरक सिंह रावत का कहना है। और चारधाम यात्रा की बदहाली, दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास करने सहित तमाम मुद्दों को उठाने का भी काम किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव से वापस लौटे हैं हरक सिंह रावत और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है। जिस तरह वहां गया हूं, तो मैं इधर चोपता से लेकर चंद्रनगर से लेकर पूरे अगस्त मुनि पूरा क्षेत्र में घुमा हूं, भीरी से लेकर और वहां रामपुर, सीतापुर, ऊखीमठ, अगस्त मुनि, मैंने सभी जगह जनसभाएं की और कार्यक्रम किए हैं। वहां माहौल एकदम भाजपा के खिलाफ और विशेष करके भारतीय जनता सरकार के खिलाफ है माहौल, मुख्यमंत्री के खिलाफ है माहौल। इसलिए खिलाफ है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है वहां कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये एक माहौल इस तरह का वहां बना हुआ है और मुझे भरोसा है कि अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को नोटिस किया है जारी और मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस भी जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। उपनल कर्मचारी संघ ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 2018 में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश देकर कहा था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के साथ ही नियमावली बनाए, साथ ही उनके वेतन से जीएसटी न वसूलें और उन्हें न्यूनतम वेतन भी दें। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, जहां सरकार की याचिका
खारिज हो गई, फिर भी सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और अब एक बार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर दी है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या माने किस तरह से अब राज्य सरकार और जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि आमने सामने नजर आ रहे हैं ओपनल कर्मचारी, तो क्या माने किस तरह की अब तैयारियां भी हैं? जी विशाल, उपनल कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग जो है वो कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन भी कई बार हुए। कई बार मुख्यमंत्री आवास भी कूच किया, सचिवालय कूच किया। इस तरीके से तमाम प्रदर्शन जो है उपनल कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं 2018 में उपनल कर्मचारी ने हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी कि उन्हें की जो मांगे हैं वो मानी जाए और सरकार जो है उनकी मांगे माने। समान कार्य समान वेतन जो है उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो 10 साल से ऊपर उन्हें कार्य करते हुए हो चुके हैं और साथ ही उनका नियमितीकरण भी किया जाना चाहिए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला भी सुनाया था और ये कहा था कि इनको समान कार्य समान वेतन जो है दिया जाना चाहिए और एक नियमितीकरण को लेकर नियमावली भी तैयार जो है वो की जानी चाहिए। जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार को कहा। जिसके बाद फिर जो है उपनल कर्मचारियों के मन में एक उम्मीद जगी और ऐसे में खुशी उनके मन में पहुंची कि भाई उनकी अब मांगे जो है वो मानी जा रही हैं और अब उन्हें जो है उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दायर करती है, जिसके बाद फिर जो है उपनल कर्मचारी हाईकोर्ट में जाते हैं और हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि उनके आदेशों का पालन राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है और ऐसे में जो है उनसे जवाब मांगा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना क्यों की गई। इसके लिए सरकार को जो है जवाब देना है और अगली सुनवाई दिसंबर में होनी है और उससे पहले जो है सरकार को हाईकोर्ट में अपना जवाब देना है कि आखिर उनकी जो आदेश उन्होंने दिया उसकी अवहेलना क्यों की गई। तो इस तरीके से जो है अभी पूरा ये मामला उपनल कर्मचारियों का चल रहा है और सरकार ने भी जो है के द्वारा पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। तो ऐसे में अभी इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और अगली सुनवाई जब हाईकोर्ट में होगी और सरकार क्या कुछ अपना जवाब वहां पर देती है, तमाम चीज जो है जब अगली सुनवाई होगी उसमें तमाम चीज जो है वो क्लियर होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में आयोजित जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस मौके पर मंत्री ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इस खेल महाकुंभ में कई खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 1100 के करीब बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेखा आर्या ने कहा है कि खिलाड़ियों के लिए नए और विकसित मैदान भी बनाए जा रहे हैं। देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय खेल महाकुंभ रहेगा और निश्चित रूप से आज इस खेल महाकुंभ में जिस प्रकार से बालिकाओं का प्रतिभाग और जिस प्रकार से एथलेटिक के गेम्स यहाँ पर हुए हैं वो साफ बताता है कि लड़कियां पूरी तरीके से ऊर्जा से भरी है और खेल के प्रति एक अद्भुत उनके अंदर रुचि है और खेल को लेकर उनकी गंभीरता उसको करियर बनाने के दृष्टिकोण से भी उनके वार्तालाप से झलकता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के खेल महाकुंभ एक सुंदर अवसर जो है वो हमारे खिलाड़ियों को देने का काम करता है। हरिद्वार जिला अधिकारी कामेंद्र सिंह तहसील दिवस के मौके पर भगवानपुर पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर उनके पास पहुंचे। ज्यादातर शिकायतें चकबंदी की रही हैं। डीएम ने कुछ समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया और बाकी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। आज इस तहसील दिवस में कुल 77 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से अधिकांश शिकायतें या तो चकरोट की है, जल भराव की हैं, चकबंदी ग्रामों में पैमाइश की हैं और कुछ आपसी विवाद की शिकायतें हैं। तो उन शिकायतों में कतिपय शिकायतों पे आज ही जाके मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कतिपय शिकायतों का निस्तारण यहाँ भी कराया गया है जो विरासत के या इस प्रकार के मामले हैं और शेष शिकायतों में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है और समस्त शिकायतों का सक्षम तरीके से सम्यक निस्तारण किया जाएगा। सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे, कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर सड़कें बन ही नहीं पाई या काफ़ी समय से टूटी हुई हैं। लेकिन
हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि जो हमने प्रस्ताव दिए थे उन पे ज़्यादातर पे काम चल रहा है। निश्चित रूप से आप देखो कि लोग संतुष्ट हैं, चाहे हमारा नदी का इलाका जो ज़्यादा ख़राब था, जहाँ सड़कें नहीं थी, डाडा जलालपुर हो, मानक मजरा हो, हालू मजरा हो, छांगा मजरी हो, सिकरोडा हो, हबीबपुर निवादा हो, सब जगह सड़कों के काम कुछ जगह पूर्ण हो चुके हैं और कुछ जगह शुरू होने वाले हैं। कुछ शाम के समय जाम लगता है, कुछ तो सर्विस रोड की वजह से हमारे यहाँ जाम की समस्या है, जिसके लिए NH वालों को हमने भी चिट्ठी लिखी है, निर्देशित किया है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में ये तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार के DM कामेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बताया कि 77 शिकायतें उनको प्राप्त भी हुई हैं, जिस पर कुछ का उन्होंने मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि कुछ के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है। इस दौरान भगवानपुर विधायक ममता राकेश भी तहसील दिवस के दौरान मौजूद रही। उन्होंने भी बताया है कि सड़कों की कई जगह पर हालत खस्ता हाल बनी हुई है, जिसको ठीक कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। हालांकि मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया गया है और संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तहसील दिवस का आयोजन किया गया था भगवानपुर में, जहां पर SSP, DM और विधायक मौजूद रहे हैं। द्वाराहाट विधानसभा के चौखुटिया में ब्लॉक सभागार में गेवाड़ विकास समिति और खेड़ा गोदी तगाड़ ताल संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने समस्याओं का समाधान भी किया है। हालांकि जनता संतुष्ट दिखाई नहीं दी। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने सभी को कहा है कि मेरे स्तर से जो भी समस्याएं का समाधान हो सकता है उसको जल्द से जल्द किया जाएगा। मेवाड़ जो है सभी के लोग और पूर्व में भी कई लोग जो है यहाँ पे अनशन पे थे और आज मैं यहाँ चौखुटिया में आया हूँ और दोनों लोगों को जो पूर्व में अनशन में थे और आज वर्तमान में थे, इनसे विस्तृत अधिकारियों के साथ बिंदुवार चर्चा हुई। प्रातःकाल से चर्चा चल रही है और बहुत से बिंदुओं का समाधान किया गया और कुछ ऐसे विषय हैं जो शासन से संबंधित हैं, भारत सरकार से संबंधित है, उनका प्रस्ताव बना के शासन को, भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। जो काम जनपद पिथौरागढ़ में चल रही पारदर्शी सेना की भर्ती में उमड़ रही युवाओं की भीड़ को देखते हुए पिथौरागढ़ आर्मी भर्ती बोर्ड ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यूपी के जो भी अभ्यर्थी अब पिथौरागढ़ नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी भर्ती अब बिहार के दानापुर में की जाएगी। इस संबंध में एक पत्र सेना की ओर से पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को भी दिया गया है। इसी आधार पर पिथौरागढ़ DM विनोद गोस्वामी ने भी चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर के जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। वहीं टनकपुर में आर्मी भर्ती के लिए गाड़ियां न मिलने से गुस्साए युवाओं का दिन भर तांडव जारी रहा है। युवाओं ने कई बसों के शीशे तोड़ डाले और कई ट्रकों में कब्जा भी कर लिया। युवाओं को अराजकता करने से रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन में प्रादेशिक सेना की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी संख्या में नवयुवक उम्मीदवार जो है टनकपुर पहुंच चुके हैं अन्य प्रदेशों से। इसमें सभी नवयुवक उम्मीदवारों को चंपावत पुलिस की तरफ से यही अपील की जाती है कि कानून और यातायात व्यवस्था का पालन करें। सभी विभाग तथा प्रशासन और पुलिस उनके सहायता के लिए प्रयासरत है। एक्स्ट्रा बसेस का संचालन हो तथा बसेस का रोटेशन वाइज संचालन हो, अन्य वाहन की उपलब्धता हो या अन्य तरीके से भी गंतव्य तक पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें यातायात नियमों का और सेफ्टी का भी पालन हम सभी को करना पड़ेगा। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से छात्रों ने हंगामा किया और पुलिस ने किस तरह से मामले को शांत कराया है?
जी, मैं बताना चाहूंगा जो सीमांत पिथौरागढ़ जिला है वहाँ पे जो सेना की प्रादेशिक भर्ती चल रही थी तो उसमें हजारों की संख्या में यूपी और जो है एमपी से हजारों की तादाद में अभ्यर्थी जो टनकपुर पहुंचे थे वहां से उनको वाहन पिथौरागढ़ के लिए मिलना था, लेकिन वाहनों की अत्यधिक कमी होने के चलते युवा जो आक्रोशित हुए और अराजकता पर उतर आए। युवाओं के द्वारा दिन भर जो है सड़कों पर तांडव मचाया गया, कई बसों के शीशे तोड़े गए, कई वाहनों को उनके द्वारा कब्जा जमा लिया गया था, तो जिस पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो जिसके बाद बड़ी मुश्किल से स्थिति पर काबू पाया गया। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए 21 और 22 को होने वाली जो नवंबर को होने वाली भर्ती थी उसको निरस्त कर दिया गया। वो भर्ती जो है अब बिहार में होने जा रही है दानापुर में। तो जिसके बाद लोग युवाओं को जो सूचना दी गई पुलिस के द्वारा तो तब जाकर थोड़ा सा माहौल शांत हुआ। युवा धीरे धीरे वापस अपने घरों को जा रही, स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। और एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा भी टनकपुर का पूरा निरीक्षण किया गया और युवाओं को समझाया गया कि आप तोड़फोड़ ना करें। फिलहाल आज से स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। जी साहब, लेकिन व्यवस्थाएं क्यों चाक चौबंद इस दौरान नहीं हुई, जबकि पता था कि बड़ी संख्या में युवा पहुंचेंगे और भर्ती प्रक्रिया भी जारी थी, और ऐसे में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं देखा गया? किसकी कमी मानी जा रही है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, जो है इसका चूक तो कहीं कहीं प्रशासन या सरकार की रही, क्योंकि पहले ही सेना के द्वारा जो सूचित किया होगा कि भाई इतनी बड़ी संख्या में युवा आएंगे तो उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए इसमें, लेकिन युवाओं के लिए वाहनों की व्यवस्था कतई नहीं थी, जिससे कि क्षमता से अधिक युवा जो है लगभग 15 से 20 हजार युवा एक साथ जो है जब टनकपुर पहुंचे, जब वहां से उन्हें पहाड़ों के लिए बसें नहीं मिली तो उसके बाद जो है हालात जो है ये बेकाबू हो गए। लगभग पिछले 4 दिनों से जो है युवाओं के द्वारा जो है हंगामा मचाया गया, कहीं कहीं पर जो है चूक जरूर मानी जाएगी। जी साहब, बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।